हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमिक्यू सर, एक्स नीट फैकल्टी कोटा। हम लोगों को आज जिस पेपर को डिस्कस करना है वो सेक्शन जो है हम लोगों का सेट 2 है। और सीबीएसई का जो आज का पेपर हम लोगों का 25 मार्च का रहा है, उसमें हम इससे पहले सेट 3 को डिस्कस कर चुके हैं। और सेट 3 के ही आप जानते भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेट 2 में मिलने ही हैं। स्पेशली जो एमसीक्यू हैं और जो सेक्शन बी में जो जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइप के, वो थोड़े से वेरी करते हैं, बाकी तो सिमिलर ही रहते हैं। असर्शन रीजन भी थोड़ा सा वेरी करते हैं, थोड़े अलग होते हैं। तो हम लोग स्पेशली जिसने सेट 3 देख लिया है, ठीक है, और वो सेट 2 को भी देखना चाहता है, इसका सेट 2 है वो उसको देख ले, जिसका सेट 3 वाला है वो उसको देखे। सेट 1 को अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसमें भी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और असर्शन रीजन होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पेशली सेट 1 2 3 में हम यहाँ सेट 2 को ले रहे हैं, ठीक है, और कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है। अगर आपको इससे पहले और डिस्क्रिप्टिव देखना है तो इससे पहले वाला जो डिस्क्रिप्शंस में हमने दिया है, ठीक है, सेट 3 वाला भी देख सकते हैं। अब जो सेट 2 के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, सेट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बायोलॉजी थ्योरी पेपर, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह तो हम जानते ही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो था सोचने वाला क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने इसको पहले सोल्व कर रखा है उसके लिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, उसने देखते ही इसको सोल्व कर दिया होगा, या जिसने पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी उसके लिए इजी गोइंग का होगा। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन द इंडिकेट द एंजाइम राइबोजाइम इन बैक्टीरिया दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब पहली चीज तो जो बात ध्यान देनी है बैक्टीरिया की है, दूसरी बात है राइबोजाइम एंजाइम की तरह एक्ट करता है। होता क्या है कि जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है उस पर जाकर ये राइबोजाइम जो होता है ना, उसकी तरह एक्ट करता है। और जो अपन एमिनो अम्ल का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पर, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में ये हेल्प करता है। ये इसका फंक्शन होता है। और हम अगर ध्यान दें, अगर हमने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है तो हमको ये मालूम है कि ये 23S RNA है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देखना चाहिए ये कौन सा RNA है, 23S RNA है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग अब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट्स विद ए ग्रीन पोडो इज क्रॉस्ड विद ड्रॉप पी प्लांट विद येलो पोड, हाउ मेनी ड्रॉप पी प्लांट आउट ऑफ 16 विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी था। हम जानते हैं कि जो F2 जनरेशन होगी उसका रेशो होगा 9:3:3:1। ये तो अंडरस्टूड है। इसमें जो प्योर टॉल प्लांट विद ग्रीन पोड होंगे ये 9, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टॉल विद ग्रीन पोड। जो ये 1 होंगे ये कौन से होंगे? ये ड्रॉप होंगे और येलो पोड वाले होंगे। ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये तो 3+3 है, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे। इसका मतलब ये टोल के साथ ग्रीन पोड वाले नहीं होंगे, येलो पोड वाले होंगे। और ये 3 ड्रॉप के साथ क्या होंगे कि जो है येलो पोड की जगह ग्रीन पोड वाले होंगे। अब क्वेश्चन क्या है, जितने भी 16 प्लांट्स हैं उनमें से ड्रॉप प्लांट कितने हैं? तो आप खुद देख लीजिए डी कहां आ रहा है। एक तो ड्रॉप प्लांट ये है और एक ये है, यानी 3+1, यानी टोटल कितने हो गए ड्रॉप प्लांट? 4 प्लांट हो गए। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या है? सी है करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, अपन ध्यान देते हैं तो जवाब भी निकल जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सम ऑफ द इंपोर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग रहा है। आप जब भी मैंने कल भी आपको जो वन शॉट क्लास ली थी उसमें कहा था कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं और जो उनके गोल्स और अचीवमेंट है उनका पॉइंट वाइज बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपको वो याद रहता है वैसा का वैसा ही तो आपके लिए बड़ा आसान था। इसमें क्या चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? पहली बात तो कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आपको। ये इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए, कई बार क्या होता है वो आपसे पूछ लेता है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहले ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट, यहाँ लाइन से देखिए, आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 30,000 जीन ह्यूमन डीएनए। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ के गए हो तो वहां 20,000 से 25,000 दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। और ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है तो हमारा काम तो हो गया कि भैया ये रॉन्ग है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 2 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 बिलियन की जगह वहां हमारी एनसीईआरटी में कितना है? 3 बिलियन है। इसका मीन्स ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ट्रेस ह्यूमन हिस्ट्री एंड डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिला हम लोगों को, है ना? तो ये भी रॉन्ग है। अब तो बचा कौन था? एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। जबकि जनरली लोगों को क्या लग रहा होगा इसका आंसर? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि वहां 20,000 से 30,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए दे रखा है तो मैक्सिमम बच्चे इसी कर कर आएंगे। ठीक है, जबकि आंसर ये था। तो थोड़ा सा बात वो आ गई ना कि आपको कितना अच्छा मालूम है, उस पर ध्यान देने की बात जरूर है। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग ELST ऐसे बोलते हैं, इथिकल, लीगल एंड सोशल जो इश्यूज होते हैं, ELSI, है ना, ये इसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज भी की जाता है, ELSI को बोलते भी हैं। तो बच्चे ने अगर ध्यान दिया होगा तो उसका ये आंसर था। नहीं ध्यान दिया होगा तो फिर तो मैक्सिमम चांस है कि गलत हो जाएगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हम बिल्कुल आराम से हर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले का ये, दूसरे का भी, तीसरे का चौथे का भी, ऐसे बतने वाली कंडीशन, है ना? क्योंकि नो सीखे लोग जनरली ऐसे करते हैं, भागम भाग करते हैं। बच्चों को, कई बच्चों को ऐसा होता है, उनको बस आंसर चाहिए, उनको कैसे आया इसका कोई मतलब नहीं था। भाई अभी आपने किया, सही किया, गलत किया, जो भी किया, लेकिन आपको आंसर क्यों है ये तो मालूम होना चाहिए ना। अगली कंडीशन देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेड्स इन शोविंग इन द क्रॉस गिवन ब्लो। अब देखो, क्रॉस दे रखा है और क्रॉस देने के साथ साथ इस क्रॉस के अंदर ये बात कर रखी है कि भैया जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी कंडीशन बता रखी है। अब करंट ब्लाइंडनेस हम जानते हैं कि एक्स लिंक्ड होता है। अब डोमिनेंट ट्रेट होता है या रेसेसिव ट्रेट होता है, ये बात है हम जानते हैं। रेसेसिव डोमिनेंट होता तो हम बहुत सारे कलर ब्लाइंड होते। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये सब कुछ दिख रहा है सबको कि एक्स लिंक्ड है, तो ऑटोसोमल तो हो नहीं सकता, ऑटोसोमल तो हो नहीं सकता इसमें। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट, दोनों ऑटोसोमल खत्म हो गए। अब एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट होता है, ज्यादातर रेसेसिव ट्रेट है ये। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये देखते ही मालूम पड़ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, सीधी सी बात है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। अगर आप स्टडी भी करते हैं तो पहली लाइन ही यही है कि भाई जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें जो है वो क्या है? एक्स लिंक्ड पर्टिकुलरली रेसिस्टिव ट्रेड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अब सीधा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट व्हिच रेफर टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट दे रखे हैं और हम देखें तो जिसको बच्चे को हर चीज बड़े ढंग से मालूम है वो चेक की जाती है इसमें एमसीक्यू में। और इसी तरह का पैटर्न नीट में रहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका आराम से पेपर अच्छा जाता है। पेयर सेमिनिकल वेसिकल, हमको पहली बात तो देख लेना है कि क्या देखना है। इन सारे ऑप्शंस में से हम लोगों को ट्रू स्टेटमेंट देखने हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत ध्यान वाली चीजें हैं, पढ़ने से पहले ये चीजें मालूम होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है ना। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है, इनमें से ट्रू ऑप्शंस देखने हैं और फिर देखने कि इनमें से एबीसीडी में ट्रू ऑप्शंस किस में मैच कर रहे हैं। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी पेयर होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर होती है, ये भी चलो चल गया। लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है बच्चों, ये यहाँ पर गड़बड़ कर गया है, इसलिए स्टेटमेंट
रॉन्ग हो गया, और जहां जहां फर्स्ट आता है वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गए। बचे कौन से हमारे पास, बी और सी ऑप्शन। secretion of the male accessory glands constitute the seminal plasma। अगर आप देखें तो secretion of male accessory gland constitute of the seminal plasma, और ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो सेमिनल प्लाज्मा के साथ अरेंज होती है उसको बनाने के लिए, सीमेंस को बनाने के लिए, है ना। अगला है सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। बिल्कुल सही बात है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। देखो सेकंड और थर्ड सही आ गया तो ये तो हमको साफ साफ मालूम पड़ गया कि इसका आंसर बी है। ठीक है, फिफ्थ को भी देख लेते हैं और फोर्थ को भी देख लेते हैं। एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज नोन एज फोरस्किन। नहीं, वो ग्लांस पेनिस होता है बच्चों, कि अगर एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस की बात की जाए तो उसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है, ना कि फोरस्किन। फोरस्किन तो उसको कवर करने वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिफ्थ तो ऑटोमेटिक सही है, सेमिनल प्लाज्मा इज ए रिच ऑफ फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। बिल्कुल सही बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हमको मिल गया, अच्छी तरह से मिल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। चलिए, इफ ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ 60 इंडिविजुअल, आप जानते हैं कि ये सेक्शन जो हमारा सेट जो था थर्ड, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चंस को सेम सेम रखा गया है, बस डाटा चेंज कर दिए गए। 60 इंडिविजुअल, वहां 200 इंडिविजुअल थे इन ए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन विद 2 एलील बी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। विद इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बी की दे दी गई है 0.7, द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। हम जानते हैं कि ये अगर इसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं तो हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग यहां हमारी इक्वेशन आ जाती है ए, सॉरी इसको तो लेते नहीं है, बी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल बी स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल 1, हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग। अब पूछ क्या रहा है, कैपिटल बी हमको दे दिया गया है 0.7, तो स्मॉल बी हम जानते हैं 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, और हमको क्या मालूम करना है, कैपिटल बी स्मॉल बी हम जानते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी है यहाँ जो होता है 2 इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी। 2 इंटू कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी, 0.7, देन हमने स्मॉल बी की वैल्यू पुट कर दी 0.3। हम जानते हैं 0.7 इंटू 0.3 हो जाएगा 7 3 जा 0.21, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.42। राइट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 6 का हम लोगों का, 0.42। दैट्स ऑल, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, और ये कंडीशन हमें क्लियर होना चाहिए। अगला 7 क्या है, इफ ए डीएनए द परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%। जनरली हम शो करते हैं इसको, जो चारगाफ रूल होता है कि प्यूरिन का जो अमाउंट होता है वो pyrimidine के अमाउंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो एओटी का जो रेशियो होता है वो सीजी के रेशियो के इक्वल होता है। तो कोई सी भी एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि प्यूरिन कौन होते हैं, एजी, इसका जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, pyrimidine के, यानी सी प्लस टी। डीएनए में तो यही होता है। हमको जो वैल्यू दे रखी है वो थाइमिन की दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, थाइमिन की वैल्यू दे रखी है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो अमाउंट ए का होगा वही अमाउंट टी का होगा, और जो अमाउंट सी का होगा वही अमाउंट जी का होगा, ये भी हम जानते हैं। हमको दे रखा है कि 20% थाइमिन है, या तो आप 100% से इसको निकाल लो या 20% से भी निकाल सकते हो। अब आपको एडेन थाइमिन का अमाउंट दे रखा है कितना है 20%, तो ऑब्वियसली एडेनिन का भी कितना होगा 20% होगा। तो ये ऐसे हो गया। अब बचे कितने, अगर आप देखें तो 100 में से 40% तो ये हो गया, हो जाता है। अब बचा 60%, तो 60% में 30% ये होगा और 30% ऐसे ऐसे ये होगा। अगर ऐसे निकालना चाहते हैं डायरेक्ट तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और अगर आपको बिल्कुल मैथमेटिकली फॉर्म में करना है तो मैथमेटिकली फॉर्म में भी आप इसको इस तरह से कर कर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 50% से आधे से निकाल लें। ठीक है, और ये वैल्यू में जो टी की वैल्यू हुई वही ए की वैल्यू हो जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से पर्टिकुलरली जो इक्वेशन है उसको लगाकर जो जी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। 50% में से इस 20% को जो दे रखा है वो माइनस कर दीजिएगा, जिससे आपको जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आते हैं हम नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। Select the statement that are true for embryo of the flowering plants from the given options। जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है उनमें क्या है। द जाइगोट फॉर्म ए प्री एम्ब्रियो एंड सबसिक्वेंटली हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो अगर हम देखें जाइगोट फॉर्म में प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो क्या, वो सब्सिक्वेंटली हार्ट शेप्ड होता है, ग्लोबुलर होता है, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है एंड मैच्योर एम्ब्रियो ऐसा नहीं होता, जनरली वो नॉर्मल होता है, उसके बाद में जाकर वो क्या होता है कि इस कंडीशन को शो करता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो कि भाई जब भी क्या होता है, ये तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब जाइगोट फॉर्म में प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो, तो ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग था। मोस्ट जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ए एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक, ये भी सही है कि जो होता है एम्ब्रियो कहां पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड में होता है। ए टिपिकल डाइकोटिलियन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड स्कोटेलम, बिल्कुल नहीं, ये स्कोटेलम नहीं होती, स्कोटेलम मोनोकोटिलेडन जो होता है एम्ब्रियो होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यानी ऑप्शन फर्स्ट और फोर गलत है, तो राइट कौन सा हो गया, सेकंड और थर्ड, जो हमको कहां हो रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी है। आसान क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एचआईवी वायरस होता है इज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरसेस नॉन एज। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो किसका मेंबर है, ये रिट्रो वायरस ग्रुप का है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ टेक्निकल एरर इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए हो गया। तो हम देखते हैं एनिमल दैट इवोल्व इन द फर्स्ट, क्वेश्चन कहां से था हमारा, रिट्रो वायरस वाला तो हो गया ऑप्शन। जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरस नोन एज ए रिट्रो वायरस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, द एनिमल the animals that are the animal that are evolved in the first amphibians during evolutionary history were। देखो एनसीईआरटी की लाइन थी जहां से हमने इवोल्यूशन वाला चैप्टर था, उसमें लोबिफिन जो होते हैं ना, वो इस तरह की कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। जो सेलाकेंथ वगैरह होते हैं, सेलामेंडर, ये तो सब अलग है। एंड फर्स्ट एम्फीबियंस के बारे में है, वो कौन है, लोबिफिन्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था। द क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन द रोप साइट ऑफ इक्वली क्लोनिंग वेक्टर। अब इकोलाई जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोलाई पर्टिकुलरली क्या होता है, इस तरह से पीबीआर 322 होता है, पीबीआर 322 होता है, और पीबीआर 322 में क्या होता है, यहाँ पर जो साइट होती है पर्टिकुलरली, यहाँ जो साइट होती है वो आरओपी साइट होती है, ठीक है। और आरओपी साइट में अगर आप देखें तो जो पीएसटी फर्स्ट है, वो पीएसटी फर्स्ट तो अपन को मिल जाता है यहाँ एम्पिसिलिन वाली पर, है ना। और टेट्रासाइक्लिन एक साइट जो होती है दूसरी हम लोगों की, ठीक है, उस टेट्रासाइक्लिन साइट पर हम लोगों को जो मिलता है वो कौन से मिलता है, बीएमएच फर्स्ट, ठीक है, और एसएल फर्स्ट, ये मिल जाते हैं, ठीक है। और यहां मिल जाता है हम लोगों का पीवीयू फर्स्ट मिल जाता है। तो बचा कौन सा, आरओपी साइट। आरओपी साइट में कौन होता है, पीवीयू सेकंड होता है। बाकी यहाँ तो आप जानते हैं, यहाँ इको आर फर्स्ट, एचआईएनडी, ये सब वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन मेन हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो पीवीआर 322 होता है उसकी आरओपी साइट है ना, जो होती है
उस साइट पर कौन से रेस्ट्रिक्शन के लिए साइट होती है, वो होती है PVU सेकंड। तो राइट करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, ए करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के जो सेक्शन थर्ड था उसमें भी आया था। बैक्टीरिया ग्रोइंग anaerobically of cellulosic material produce large amount of which gases, select the correct option। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, शायद आपको यहाँ बोनस मार्क्स मिल सकता है ना। और वो बोनस मार्क्स क्यों मिलेगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आप जानते हैं कि जब भी एनारोबिकली क्या होता है, जो सेलुलोज मटेरियल होता है प्रोड्यूस होता है, तो गोबर गैस जो होती है, बायोगैस है ना, गोबर गैस या बायोगैस जो होती है उसके साथ ये रिलेटेड होता है। और उसमें कौन कौन सी गैस होती है, मेथेन, CH4, CO2 और हाइड्रोजन। अब क्या हो गया है कि यह ऑप्शन एक करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मेथिल दे दिया गया है। CH3 तो हम जानते हैं मेथिल ग्रुप होता है, ठीक है। CH4 यहाँ दिया है बी ऑप्शन में, लेकिन उसके साथ अमोनिया हाइड्रोजन दे दी गई है, ठीक है। उसके साथ अमोनिया हाइड्रोजन दे दी गई है, तो वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। वरना अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेलोजिक लार्ज अमाउंट में, देखो साफ साफ ये लार्ज अमाउंट में क्या होता है, कौन सी गैसेस होती है ना। तो ये क्वेश्चन को लार्ज अमाउंट में पूछा, तो लार्ज अमाउंट में तो हम जानते हैं मेथेन होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन। तो मेथेन के लिए CH4 होना चाहिए इसका आंसर, और CH4 के यहाँ CH3 दिया है इसने, और CH4 इसी ऑप्शन में दिया है। तो कई बच्चे क्या होता है कि इसको CH4 को देखकर, ठीक है, और हाइड्रोजन को देखकर बी ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मेथेन को इसी में देख रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो CH4 वाला ऑप्शन ए है, तो वो जनरली ऐसा हो, क्योंकि अच्छा एक चीज और यहाँ उलझा दी उसने कि भाई लार्ज अमाउंट में कौन सी गैसेस होती है। तो लार्ज अमाउंट में तो मेथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दोनों गैसेस होती है, उसके बाद नंबर हाइड्रोजन का आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन का ए था, लेकिन अब ट्रिकी है क्वेश्चन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ए है, और इस पे बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी है अब अगला क्वेश्चन को डील करते हैं, ये बात अपनी हो गई डिस्कस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं 13 से 16। वही बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है, उनका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन में ये क्या है कि दोनों चीज सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी। और असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी। ये तो अपन को जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपन लोगों का 13, इन ह्यूमन फाइलोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन इन द लोअर लिम्ब। बिल्कुल सही है कि फाइलोसिस में लोअर लिम्ब वाले पार्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये फाइलेल जो वर्म होता है ना, एलिफेंटिसिस फाइलर वर्म तो होता है, जो वुचेरिया ब्रोंकोप्टाई होता है, वो यूजुअली लिव इन द लिम्फोटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। बिल्कुल सही बात है, जहां इन्फ्लेमेशन होता है वहीं पर इस लिम्फोटिक वेसल्स में ये रहता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। और ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 13 है उस 13 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। 14 पर आते हैं, आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये हमारे लोगों का जो आज हमने जो डील की थी, है ना, सेक्शन थर्ड, जो सेक्शन थर्ड में से उस पर्टिकुलरली जो था हम लोगों का जो सेट सेकंड था, थर्ड था, उस सेट जो सेट सेकंड जो थर्ड था, उसी में सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहीं पर मैच कर गया, ठीक है। थोड़ा ट्रेक आउट हो गया अपना। आइसोलेटेड सिंगल सेल्स कैन बी फ्यूज टू प्रोड्यूस सोमेटिक हाइब्रिड। बिल्कुल, आइसोलेटेड सिंगल सेल्स होती हैं, इस तरह से उनको फ्यूज किया जाता है। सपोज कीजिए 2 प्रोटोप्लास्ट है, एक जो है वो किसका है, पोटैटो का, और एक है जो है वो टोमेटो का है। दोनों को फ्यूज किया गया, फ्यूज करने के बाद पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल दिया गया, वगैरह वगैरह दिया गया। और जो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं, सेल सेलेक्टेड फ्रॉम सोमेटिक हाइब्रिडेशन फॉर हैव डिजायरेबल कैरेक्टर। बिल्कुल, डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर टोमेटो है, इसके डिजायरेबल कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या है, पोटैटो, इन दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर इनके प्रोटोप्लास्ट से इस सोमेटिक हाइब्रिड में आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका भी करेक्ट आंसर बच्चों क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग सेक्स लिंक्ड जीन इन द ड्रोसोफिला जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो इन्वॉल्विंग सेक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ड्रोसोफिला जनरेशन में, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व्ड होते हैं। बिल्कुल सही है। टू जीन प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम शो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बिल्कुल गलत बात है। टू जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन होते हैं, वो शो करते हैं लिंकेज को। तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी, वो इस पे आएगा। तो 15 का आंसर क्या था, जो था सी था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 16, और 16 को अगर हम डील कर रहे हैं तो इन सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये चीज स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कि इन सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एपोमिक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, एपोमिक्सिस तो कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, ये भी बिल्कुल सही है ना? अब ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो देखो, ये क्या है? ये पार्थेनोकार्पी है। यहाँ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है और यहाँ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या एक दूसरे को क्लियर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। असर्शन एक अलग स्टेटमेंट जा रहा है, रीजन अलग जा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। एक बता रहा है कि भाई सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और एक बता रहा है कि फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक पार्थेनोकार्पी को डील कर रहा है, एपोमिसिस को कर रहा है। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो मैं तो जिसको जो ऑप्शंस में दूंगा, ठीक है, पर्टिकुलरली वो दूंगा मैं ऑप्शन जो पर्टिकुलर इसमें आना चाहिए वो बी आना चाहिए, ठीक है। जब असर्शन और रीजन सही हो लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो तो ऑप्शन बी हम लोग देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भी सही है, और जहां तक मैं जानता हूं जब सीबीएसई का की जाएगी तो उसमें भी देखना यही निकलेगा सही। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्वेश्चन वही आ गया जिस तरह से हम लोगों ने जो सेट थर्ड को डील किया था। जिन बच्चों ने सेट थर्ड देख रखा है वहां जाकर भी देख सकते हैं, और यहाँ देखना है तो यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया गया है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कितने हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो यहाँ 1, ये 1, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड समझिएगा, ये फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट है जो चेन में है, 5 डेश एंड पर है, और यहाँ 5 डेश एंड में है। अगला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये है 4, 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाता है बच्चों? 6 हो जाता है। बढ़े आगे। हाउ मनी बेस पेयर आर देयर ईच हेलिकल टर्न्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि हर हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं हमको हर हेलिक्स में, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली जो हर हेलिक्स होता है उसमें हम लोगों के सामने कितने बेस पेयर होते हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? तो डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर की इसमें क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोगों के इसी से रिलेटेड। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की इस तरह की, इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है 3 5 और 5 3 इनके बीच में जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन के बीच में ये जो होते हैं ये बंडल में होते हैं, पास पास होते हैं। जितना पास पास होंगे, जितने बंडल में होंगे, उससे क्या होगा, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उनकी जो कोइलिंग है वो अच्छी होगी, स्टेबिलिटी लाएगी, एक्सिस में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका आंसर ये था कि भाई आप लोग जनरली अगर बिल्कुल लैंग्वेज से बोलना चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर लैंग्वेज में है इसका आंसर दें, तो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज देते हैं द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स वन द अदर इन डबल हेलिक्स। यानी एक बेस पेयर का जो स्टैक होगा, जो बंडल होगा, वो दूसरे बेस पेयर के साथ क्या होगा, बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होगा, जिससे क्या होगा कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होंगी वो क्या होंगी, जो होंगी स्टेबिलिटी को शो करेंगी, डीएनए की स्टेबिलिटी शो होगी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाई आर द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एमटीपी इन इंडिया। भाई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज एमपीडी इंडिया इसलिए किया गया कि भाई बच्चे को प्री बेबीज का जो लिंग जो है, सेक्स जो है, उसको मालूम नहीं कर लिया जाए, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन है। अप टू हाउ मेनी वीक्स और ट्राइमेस्टर। अब इज एमटीपी कंसीडर रिलेटिव सेफ फॉर द फीमेल इफ नेसेसरी टू परफॉर्म बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि भाई एमटीपी कराना चाहिए, जरूरी है, तो वो कब कब करा सकते हैं?
और किन कंडीशंस में करा सकते हैं, कितने वीक में करा सकते हैं। तो पहले तो आपको ट्राइमेस्टर में लिखना है, तो ट्राइमेस्टर में तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिख सकते हैं, और वीक में लिखना है तो 12 वीक लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, इसका आंसर हो गया एक्सपेंड पीआईडी। ठीक है, अब एक्सपेंड पीआईडी तो हो गया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इससे रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो पीआईडी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगली कंडीशन पे हम आते हैं, नेम एनी 2 कॉमन वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि भाई कोई सी भी आप लोग जो वायरल डिजीज हैं, तो HIV एड्स दे सकते हैं, बीटा हेपेटाइटिस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आंसर आपको देकर इससे निकल सकते हैं आगे। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ द इंटरफेरॉन्स हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द ओरिफिस in is in a, and specific B pollinator one of the best example of copulation। हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सूडो कपुलेशन होता है। जो ऑफराइस होता है, ऑफराइस के साथ क्या होता है, उसके जो फ्लावर होता है उसमें जो पर्टिकुलरली कोरोला होता है, उसमें एक कोरोला फीमेल बी का जैसा लगता है, तो जो आता है बी वो उस पर आकर क्या करता है, सूडो कपुलेशन करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि इसमें पोलिनेशन हो जाता है इस प्लांट में, दोनों के साथ अच्छा रहता है कि वो इसके साथ रहता है, वो इसके साथ रहता है, तो दोनों का साथ इवोल्यूशन होता है, और म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा एग्जांपल मिल जाता है। ये आपको देखना था। Arrange the given important step for decomposition in their correct order of occurrence in the breakdown with complex organic matter and explain the fourth step in the process। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप को प्रोसेस में था, आप तो हर एक स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, कोई प्लांट की लीफ वगैरह होती है वो गिर जाती है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके गिरने के बाद वहां क्या होता है कि वाटर वगैरह जो होता है उसके साथ सोल्यूबल अमाउंट जो होता है वो लीचिंग कर जाते हैं। ठीक है, जब ये लीचिंग कर जाते हैं तो उसके बाद जो बचता है उस पर क्या होता है, प्लांट के पार्ट पर फंगस वगैरह है ना, और बैक्टीरिया वगैरह उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैटाबॉलिज्म हो जाता है। कैटाबॉलिज्म के बाद जो मिनरल वगैरह बचते हैं वो उस सोइल वगैरह में आ जाते हैं, जिससे सोइल रिच हो जाती है, इनरिचमेंट हो जाता है उसका मिनरल्स में, तो ये फोर्थ स्टेप हो जाती है। और जब ये इनरिचमेंट हो जाता है तो वो सोइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, और फर्टाइल होने के बाद क्या हो जाता है, उसको ह्यूमस कहा जाता है। ये हमारी 5th स्टेप हुई। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन क्या है, द बेसिक स्कीम of essential steps involved in the process of recombinant DNA technology is summarized below the form of flow diagram। एक फ्लो डायग्राम बन चुका है जिसमें क्या हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दी गई है। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप। पहली स्टेप हुई, हमने वेक्टर डीएनए और एलिगन डीएनए ले लिया। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया। याद रखना दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम लेंगे, अभी पूछेगा हमसे आगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम मिल गया, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, ई कोलाई में सेल में डाल दिया, उसके बाद हमने इसकी बहुत सारी क्या कर ली, कॉपीज बना ली। तो इसने क्वेश्चन पूछा है विच इज द टर्म यूज फॉर स्टेप 4। स्टेप 4 के लिए हम क्लोनिंग यूज करते हैं। तो हमारे ए का तो आंसर हो गया बच्चों क्लोनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हम लोगों का बी। उस बी में क्या पूछा गया है, बी में पूछा गया है कि जब आप जो पहली स्टेप यूज किया आपने, उसमें अगर आप क्या करेंगे कि इकोआर फर्स्ट कर द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लिया इकोआर फर्स्ट, और दूसरे के लिए एचएनडी थर्ड यूज कर लेंगे एलियन डीएनए के लिए या डिजायर्ड जीन के लिए। नहीं नहीं, हम दोनों के लिए एक ही यूज करेंगे, इकोआर फर्स्ट द कट बोथ द प्लाज्मिड एंड एलियन डीएनए। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड है, तो हम इसको बोलेंगे, किसको चूज करेंगे हम स्टेप फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो दोनों का आंसर मिल गया हम लोगों को। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 21। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। 21 में देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कंसीडर्ड बाय टू वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। बिल्कुल, लैक्टेशन एमिनेरिया हम जानते हैं, और लैक्टेशन एमिनेरिया में क्या होता है कि लैक्टेशन एमिनेरिया में ये होता है कि जब तक बेबी को वो मदर दूध पिलाती रहेगी, फिट करती रहेगी, तब तक क्या होगा, एमसी स्टार्ट नहीं होगी,
तो बच्चों में गैप बना रहेगा। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, आईजीजी होते हैं और जो ये एंटीबॉडीज होते हैं वो बच्चे के लिए अच्छे रहते हैं। दूसरा उसके पूछा कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, उसे क्लोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस मिल्क को? क्लोस्ट्रम कहा जाता है। ये तो हम जानते हैं और ये हमको आंसर लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को वो ध्यान देना है, और वो क्वेश्चन क्या है, मेनी चिल्ड्रन इन द मेट्रो सिटीज ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए वेरी कॉमन exaggerate response of the immune system to certain weak antigen in air. What the term used for the above mentioned disease? हम जानते हैं कि शहरों में जनरली ये बहुत नॉर्मली होता है कि धूल डस्ट पोल्यूशन होता है, जिससे हम लोगों को क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो इसका आंसर हमको यूज करना है एलर्जी। ठीक है, दूसरा है नेम दैट मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्स डिजीज। अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी एंटीबॉडीज बनती है इस दौरान, हम जानते हैं आईजीई का अमाउंट बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ मेन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल। मास्ट सेल इस टाइम पर क्या होता है, एक तो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है, एक सेरोटोनिन। इसका आंसर बच्चों हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन सी आ गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड स्लज इन ए एसटीपी। जो सेकेंडरी टर्शियरी प्लांट होता है उसमें अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं और एयर को फ्लो किया जाता है, तो एरोबिक उसका डाइजेशन हो जाता है, दैट्स ऑल। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द स्लज ट्रांसफर फ्रॉम द लार्ज एरेशन टैंक इनटू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको इसलिए भेजा जाता है कि अब जो स्लज बचा है उस स्लज को तो यूज करेंगे, किसी भी नियर वाटर बॉडी में भेजने से पहले उसका जो अलग पार्ट है उसको एनारोबिक डाइजेशन कराएंगे, जिससे बायोगैस बन जाएगी, तो बचा हुआ जो स्लरी होगा उसको खेत वेत में डाल देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा उसको आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली नियरली वाटर बैंक में डाल देते हैं, उससे पहले ये प्रोसेस करते हैं। तो जनरली सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसी को बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर वो ये चाहता है कि उसकी स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट के ना आए, किसी दूसरे प्लांट के आए, यानी इनब्रीडिंग नहीं चाहता, क्रॉस पोलिनेशन चाहता है, सेल्फ पोलिनेशन को वो अवॉइड करना चाहता है। और ये दिया गया है कि स्टिग्मा प्लांट एक ही है, उस पर देखो ए प्लांट के पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो रहे, बी और सी के हो रहे हैं, बी में बी के नहीं हो रहे, ए और सी के हो रहे हैं, और सी में सी के नहीं हो रहे, ए और बी के पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ कहा गया है कि जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है वो क्या है इस टेबल में। नेम एंड डिफाइन द आउटब्रीडिंग डिवाइस इन द एबो टेबल। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइस अगर हम देखें तो इंक्रीज क्रॉस पोलिनेशन और डिक्रीज जो है वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैव बीन द डिसएडवांटेज टू द प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ गिवन स्ट्रेटजी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इन क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मिलेगा। तो आपके एडवांटेज क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये आप लिख दीजिएंगे तो ऑप्शन बी का अपना काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एलियन स्पीशीज आर हाईली इन्वेसिव एंड आर इन द थ्रेट टू द इंडिजिनस स्पीशीज सबस्टिट्यूट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी टू एग्जांपल। हम जानते हैं इसमें हम जनरली अगर हम एग्जांपल की बात पूछी जाए कि भाई पर्टिकुलरली इस कंडीशन में तो नाइल पर्च का दे सकते हैं हम एग्जांपल, जो सिचिलियन फिश को वहां के लोकल को खत्म कर देती है। ऐसे क्लेरियास गैरीपाइनस का नाम दो, क्लेरियास गैरीपाइनस फिश जो वहां की केट फिश को खत्म कर देती है। इसके अलावा पार्थिनियम का एग्जांपल दे सकते हैं कि बाहर से लाए लोकल वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां की जो लोकल स्पीशीज उनको खत्म कर दिया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो वाटर हाइसिन थे उसका एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन जनरली आप इनमें से कोई से भी एग्जांपल दे सकते हैं। टू एग्जांपल्स पूछे थे। स्टेट एनी टू क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक तो होना चाहिए कि वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो रिच हो। तो रिच इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की पहली जो कंडीशन है, क्राइटेरिया, वो ये होना चाहिए उसकी इथिकल वैल्यू ज्यादा होती है, अनटच एरिया होता है, इथिकल वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे करेक्टर्स है। स्टेट एंड टू क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग बायोडायवर्सिटी। पहला जनरली आप लोगों को ये होना चाहिए कि जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वहां पर बायोडायवर्सिटी इनरिचमेंट होना चाहिए, जनरली होती भी है।
दूसरी बात वो अनटच एरिया होता है, तीसरा उसकी एथिकल वैल्यू होती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये ओनली पर्टिकुलरली जो सेट 2 है उसमें है, सेट 3 में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अभी मैंने सेट 1 नहीं देखा है, तो मुझे सेट 1 के बारे में अभी तक नहीं मालूम है। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको भी, उसके भी मल्टीपल चॉइस और डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको ही डिस्कस करूंगा मैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन विद द क्वेश्चंस विद द रेस्पेक्ट टू द सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म इन बर्ड। बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जेड 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 डब्ल्यू हम जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया क्या कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोगेमिटी ऑब्जर्व इन द मोस्ट बर्ड। अब मोस्ट बर्ड में क्या होता है, बर्ड में क्या होता है, जो मेल होता है वो बर्ड क्या होती है, नॉर्मली जेड जेड होती है और फीमेल जेड डब्ल्यू होती है। ठीक है ना, उसने यहाँ पूछ लिया है कि भाई कौन सा सिंबल को यूज करोगे आप लोग सेक्स क्रोमोसोम के। तो अगर हमसे सिंबल के बारे में पूछा जाता है पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ तो यूज करेंगे जेड जेड मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे हम, जेड डब्ल्यू। चलो ये बात भी पूरी हो गई। ठीक है, अगला वो पूछ रहा है जो फर्स्ट पार्ट है कि नेम ऑफ द हेटेरोगेमिटी ऑब्जर्व इन द मोस्ट बर्ड। तो बर्ड में जो हेटेरोगेमिटी होती है वो फीमेल में देखने को मिलती है। फीमेल में मिल रही है आपको, देख लो, मेल में तो नहीं है। तो यहाँ कौन सी हेटेरोगेमिटी है, फीमेल हेटेरोगेमिटी है। ये आप लिख देंगे, फर्स्ट ए का आंसर हो गया। बी का आंसर आपने जो यूज किया होगा, खुद ही बोल रहा है कि भाई दोनों में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कितने, 18 18 है, तो यहाँ तो 18 18 होते हैं। और जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, जेड जेड। और यहाँ पर कौन सा होता है, जेड डब्ल्यू। ये सारी हमने भर दिया है, हमारा काम हो गया। अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सोचवाने वाला था बच्चों को कि भाई आप सोचिए उसके अकॉर्डिंग करिए इसको। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बच्चा इसको एकदम कर ले, तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आसान था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको दिक्कत है। एक्सप्लेन हाउ द एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम रेगुलेट द स्विच ऑन ऑफ द लेकोपेरॉन। हम जानते हैं कि लेकोपेरॉन के अंदर पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो लेकोपेरॉन इस तरह से डिजाइन होता है, इस तरह से डिजाइन होता है, जिसमें ये साइट्स अलग अलग साइट होती हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर साइट होती है और जेड वाई ए ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली जो बनता है लैक्टोज, लैक्टोज क्या करता है कि जो कंपाउंड उसको इनएक्टिव कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ऑपरेटर साइट ओपन रहती है। ऑपरेटर साइट होने से स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई ये अपना काम करते हैं। ठीक है, वो वगैरह पूरी लंबी कहानी है, उसको आपको मालूम है, इसमें इतना जरूरत नहीं है कि हम पूरा एक्सप्लेनेशन लें। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल ऑफ द ह्यूमन फीमेल यूटेरस। हम जानते हैं कि जो इनर और मिडिल होती है, देखो मिडिल वॉल जो होती है वो तो होती है मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और इनर होती है एंडोमीट्रियम। अब एक तो नाम नेम तो हो गए इनके, है ना। एंडोमीट्रियम पर्टिकुलरली क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या हो जाता है कि ये लेयर जो है हट जाती है, लेकिन इसके साथ ये होता है कि इम्प्लांटेशन भी इसी लेयर के साथ होता है। तो ये तो इसका रोल हो गया। और मायोमीट्रियम क्या होता है, जब लेबर पेन होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिससे बच्चे का जो जन्म होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके आपको फंक्शन देने थे। राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ फिमरी इन ह्यूमन फीमेल्स। हम जानते हैं कि जो ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उस फेलोपियन ट्यूब में, ये फेलोपियन ट्यूब है, उसके लास्ट में इनफंडीबुलम होता है, ये हिस्सा इनफंडीबुलम होता है। और इनफंडीबुलम के आगे इस तरह से फिमरी होती है, ये पोजीशन हो गई। और उसके बाद उससे फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, जब ओवरी में ओव्यूलेशन होता है तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट या ओवम फ्री होता है, जिसको कैच कर लेता है। ये फिमरी इस तरह से होने से क्या होता है, उसे कैच कर लेती है और फेलोपियन ट्यूब में अंदर ले लेती है। दैट्स व्हाट ये फंक्शन होता है। एक्सप्लेन द, अगला क्वेश्चन है, explain the beneficial role of the flowing produce as a result of the process of biotechnology। हम जानते हैं कि जो रोजी होती है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। क्या लिखा होगा आपने, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। और इससे अपन को मालूम है कि इस फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ से अपन को कितना मिलता है, मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर मिलता है। तो ये इसका आंसर था। एंटीट्रिप्सिन अल्फा प्रोटीन होते हैं जो एम्फीसीमा डिजीज में काम आते हैं। दैट्स ऑल, ये लिखना था आप लोगों को। ठीक है, अब सेक्शन डी को देख लेते हैं। सेक्शन डी को अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से केस वाले होते हैं। इनको केस को अपन केस की तरह ही देखेंगे मजे से। पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो था इसमें जिसको आपको डील करना था। सेक्शन ई में देख लीजिए, एक तो पर्टिकुलरली स्पीश एरिया रिलेशन आ गया, अलेक्जेंडर वाल हमवर्ड वाला। ठीक है, जो हम कल बात भी कर रहे थे क्वेश्चन की कि भैया क्वेश्चन आ सकता है। और एक आप लोगों के y इक्वल टू mx प्लस सी पर जो s इक्वल टू सी पावर z, z क्या है,
है ना, उसके बारे में पूछ लिया गया है, तो दोनों का रिलेशन है। आसान सा क्वेश्चन था, अभी इसको नहीं अटेम्प्ट किया हुआ तो आपने लॉजिस्टिक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से एक तो आता ही है, ठीक है। और राइट द इक्वेशन ऑफ जो हॉर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक्सप्लेन द के क्या है और आर क्या है, इंटरेस्टिंग रेट क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, अगर आप करते हैं दोनों में से एक क्वेश्चन कोई से अटेम्प्ट कर सकते थे, इजी गोइंग का। डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ जीन थेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 4-year-old गर्ल सफरिंग फॉर द एडीए जो डिफिशियंसी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। व्हाट आई मीन ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जो सेट थर्ड से, है ना। तो माइक्रो प्रोपगेशन, नेम एनी 2 इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स ग्रो कमर्शियली और लार्ज स्केल पे जो अपना प्रोसेस होता है उसको पूछा गया था। डिस्क्राइब टेक्निक ऑफ टाइप टिपिकल, अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया था, उससे रिलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द मेच्योर एम्ब्रियो सेक टू, मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा ऐसा नहीं, बच्चा कर लेता है इनको। यूटेरस ओवरी के चेंजेस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाला जो आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का देखा होगा कि हार्मोनिक और ओवेरियन हार्मोन का पूरा जो वो था, वो चेंजेस को आपको समझाने थे। इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन डायरेक्ट अपन मेन चीज पर आते हैं और सेक्शन जो अपना केस वर्क से रिलेटेड है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का इसमें वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट केस वाला है 29 कि भाई प्रिवेंटेशन इन द फ्रंटलाइन रेस्पॉन्स टू द ड्रग यूज इफेक्टिव इंटरवेंशन एड्रेस द अंडरलाइन कंडीशन कंट्रीब्यूट टू ड्रग यूज। बंदा क्या है कि जो ड्रग यूज कर रहा है वो ड्रग अब्यूज वाला मामला है, उसके ड्रग को इंटरवेंशन कर रहा है सिरिंज से, ठीक है। सच एज ए लैक ऑफ कनेक्शन टू फैमिली और कम्युनिटी और उस फैमिली से उसका कनेक्शन टूट जाता है, इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ट्रॉमा आ जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। When address these factors can be effectively prevent the initiation of drugs use। स्टार्टिंग में उसको अगर ड्रग यूज कर रहा है अगर वहीं रोक लेते हैं तो बेटर रहता है। एंड द प्रोग्रेशन टू ड्रग यूज डिसऑर्डर वो रुक जाती है ना। स्टडी ऑफ फ्यू क्यू फिगर्स ऑफ ड्रग्स यूज गिवन बिलो एंड आंसर। देखिए पहला जो मामला दे रखा है इधर वाला मामला, पीपल विद ड्रग यूज डिसऑर्डर, ठीक है, 2022 इन मिलियंस, तो इतना ड्रग का यूज हो रहा है, पीपल जो हुआ यूज ड्रग्स है ना, इतनी है। उस कंडीशन को 2022 की कंडीशन दे रखी है, 298 पीपल जो है मिलियन पीपल जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। और जनरली क्या हो रहा है, पी और क्यू दो प्लांट्स दे रखे हैं, पी और क्यू दो प्लांट्स को रिलेटेड इसमें दे रखा है कि भाई पी और क्यू प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड बात की जा रही है। एक तो कैनाबिस सटाइवा है, भांग का प्लांट है फर्स्ट, और सेकंड प्लांट दे रखा है आपको अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम। पूछा भी उसने कि पी और क्यू का नाम क्या है, पी है अपना भांग कैनाबिस सटाइवा और क्यू कौन है आप लोगों का, अफीम पेपेवर सोमिनिफेरम, दरअसल दोनों के बोटनिकल नेम है। और उसके बाद फर्स्ट इन 11 इन ट्रीटमेंट, तो ये जो है इस ट्रीटमेंट का इसको यूज कर रहा है वो ड्रग अब्यूज में। फर्स्ट इन 18 अमंग वुमेन्स इन ट्रीटमेंट और 1 in 7 अमंग इन मेन इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो इसका ले रहे हैं उसको बता रहे हैं। इसी के साथ बंदा क्या हो रहा है, जब वो ड्रग कर रहा है तो उसको इंजेक्शन में इंटरवेंशन ले रहा है। उसका सेकंड चीज और हो रही है कि एक बंदे से दूसरा बंदा उसको यूज करेगा एक ही सिरिंज को, तो फिर डिजीज का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, HIV वगैरह। अगर एक बंदे को मान लीजिए ड्रग अब्यूज करता है उसको HIV है एड्स से, तो दूसरे बंदे को भी चला जाएगा। तो सेकंड में साइड वाली टेबल जो बता रही है कि इससे क्या हो रहा है, HIV भी बढ़ रहा है और इसकी कंडीशन बता रही है कितने मिनिमल अमाउंट में बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं देखो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फिगर ऑफ टेबल नंबर 1 अबाउट द पीपल विद द ड्रग यूज डिसऑर्डर, है ना, 2022 इन मिलियंस, स्टेट एनी टू ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। देखो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा यही है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फिगर ऑफ टेबल, ये ड्रग यूज और अब्यूज जो होता है वो बढ़ता जाता है। और दूसरा है कि जो एडोलेसेंस एज के लोग होते हैं वो इसको जर्नली इसके टच में आते हैं। हाउ आर हेपेटाइटिस सी एंड HIV रिलेटेड टू ड्रग्स यूज डिसऑर्डर, पीपल शो ऑन टेबल 2, स्टेट द कोरिलेशन बिटवीन टू। भी हमने बताया था कोरिलेशन दोनों के बीच में क्या है कि अगर कोई बंदा ड्रग अब्यूज करता है तो वो क्या होता है, इंटरवेनेशन इंजेक्शन लगाता है, जिससे क्या होता है अगर एक किसी को अगर मान लीजिए HIV है एड्स हेपेटाइटिस से दूसरे को भी हो जाता है, दोनों में ये कोरिलेशन है। गिवन द साइंटिफिक नेम ऑफ पी, और क्यू और पी हमने बता दिया है, पी है अपना कैनबिस सटाइवा भांग का प्लांट और जो क्यू है वो ओपियम है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको डील करना था। 30 में ये बता रखा है कि देखो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में क्या होता है कि जीन जो होते हैं न्यू जीन इंट्रोड्यूस होते हैं, ओल्ड जीन जो होते हैं उनका जगह वो ले लेते हैं, इसको कहा जाता है जीन फ्लो, ठीक है। कि ओल्ड जीन वहां से हटेंगे न्यू जीन वहां पर आ जाएंगे, जीन जो होता है जीन माइग्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। और इससे क्या हो जाता है एंड में
कंटिन्यूस अक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन डीएनए कोडिंग फ्रॉम द प्रोटीन लीड्स टू इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस। जिससे क्या होता है, इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस आ जाते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज बेसिकली सेम इन ऑल। इस चेंजेस से क्या होता है, जो डीएनए की केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है, लेकिन जो उसका कोडोन है ना, जो नाइट्रोजन बेस उनका कोडोन है वो चेंज हो जाता है। गिवन बिलो द आर परसेंटेज रिलेटिवली सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन डीएनए एंड डीएनए ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। बता रहा है कि चिंपैंजी जो बिल्कुल नियरेस्ट है हमारे 100% सिमिलरिटी शो करता है डीएनए उसका, गिवन का थोड़ा 94% थोड़ा कम करता है, इसलिए गिवन थोड़ा सा हमसे कम मैच करता है ना। रिसस मंकी का और 88 हो गया, लिवर का और चेंज हो गया, थ्रीशू का और माउस तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं हमसे, तो इनका तो डीएनए बिल्कुल आपको कंडीशन अलग देखने को मिलेगी हेजॉग वगैरह की। What is the term used for the substitution of new genes from the old one, a new allele arising from the old one during evolutionary process? तो देखो जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो है, ठीक है, और उससे क्या होता है एंड में जाकर जो पर्टिकुलरली वहां पर क्या हो जाता है कि एक फाइनल स्टेज जो हो जाती है वो बन जाती है। तो जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन आपने देखा होगा, हार्डी वेनबर्ग को डिफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जीन ड्राफ्टिंग, है ना, ये जो रीजन थे उसी को देना था आपको। अगला है क्वेश्चन, which one of the following hold true the data provided in the above table? Greater in evolution distance, यानी जो जनरेशन है उनमें ग्रेटर एवोल्यूशन डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, और उनके जो नाइट्रोजन बेस जो है उनका डिफरेंस ज्यादा है। नाइट्रोजन बेस सेम है, लेकिन नाइट्रोजन बेस का जो डिफरेंसेस है वो ठीक है, वो क्या है, वो उनके कोडोन वगैरह में है। अगला क्या बोल रहा है, लेजर इन इवोल्यूशनरी डिस्टेंस ग्रेटर इन द डिफरेंसेस इन द नाइट्रोजन बेस, ग्रेटर द इवोल्यूशनरी बेसिस एंड लेजर इन द डिफरेंसेस इन नाइट्रोजन बेसिस। देखो नाइट्रोजन बेसिस में डिफरेंसेस कम है और इवोल्यूशनरी डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हालांकि सेम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी है, ठीक है। हो सकता है कि इसको आरपी जो अपना जो सीबीएसई उसको कुछ अलग माने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका ये है कि जैसे जैसे आप इवोल्यूशनरी डिस्टेंस बढ़ रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन बेसिस है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, वो लेसर अमाउंट में ही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये था हम लोगों का। अगला है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन डज द फ्लोइंग रिलेशनशिप बिलोंग, जस्टिफाई योर आंसर। ह्यूमन और रिसस मंकी को अगर देखा जाए तो ह्यूमन और रिसस मंकी के अंदर कंडीशन कौन सी है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की है। हम जानते हैं कि जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जैसे हमने देखा है कि पर्टिकुलरली जो क्या होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, वो तो सेम रहती है, लेकिन फंक्शंस अलग अलग होते जाते हैं, और ये एक अच्छा इवोल्यूशन है जो आगे प्रोग्रेसिव होता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ही यही कि ह्यूमन और रिसस मंकी में काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन दोनों में फंक्शंस अलग अलग हैं, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जस्टिफाई योर आंसर हमने कर ही दिया, जस्टिफाई कि दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से ऐसा है, सिमिलरिटीज हैं इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि भाई इनकी स्ट्रक्चरल बेसिस और जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस जो है वो वेरी कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं ह्यूमन रिसस मंकी के बीच में। इसके जो था इंटरनल चॉइस में था डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव होता है, स्ट्रक्चरल और ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन अलग होते हैं। उधर से डाइवर्जेंट में क्या होता है कि डाइवर्जेंट में पर्टिकुलरली क्या हो जाता है कि जो फंक्शन जो है वो सिमिलर रहते हैं और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिव है, डिक्रेसिव है, दोनों के बीच में फर्क फर्क ये हो जाता है, एक एनालॉगी को कन्वर्ट बतलाता है, ठीक है, और एक होमोलॉगी को बताता है, दोनों में फर्क है, ये होमोलॉगी बता रहा है, ये एनालॉगी बता रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये इसके बारे में हमको ध्यान रखना है, यहीं तक हम लोगों को डील करना था। हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, सेक्शन ई को हमने पहले ही बता दिया था बच्चों आप लोगों को। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है पोर्शन। उम्मीद है मुझे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया या उसमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम एक बार और देख लेंगे, ठीक है। ओनली केस वाला क्वेश्चन जो एक है वो क्वेश्चन ऐसा है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया उसमें थोड़ा वेरी हो सकता है, लेकिन जनरली वही आंसर होंगे। तो आप लोग इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट जो आपका टारगेट है नीट का, उसकी तैयारी करें, बहुत जल्दी मई में एग्जाम है, उसके मई में, तो उसमें आप जुट जाए और आराम ना करें, उस मई के एग्जाम के लिए आगे तैयारी करें। तो आपको अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बेस्ट विशेष, और आपकी अच्छे नंबर आए इस एग्जाम में और आप मैक्सिमम स्कोर गेन करें, आपकी कॉपियाँ अच्छे चेक हों, इसी आशाओं के साथ, इसी शुभकामना के साथ, ठीक है। गुड डे एंड गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।